नॉट पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, ऐसा लिखा है, विच इज इन ए एंड बी। ओके, तो second one it says there exists at least 3 points that are not on the same line। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई 2 पॉइंट हैं A और B, there are 2 points A and B, okay, 2 points A and B and there is 1 point C lying between them। so यहाँ पर मेंशन नहीं है कि C exactly कहाँ पर मेंशन है, कि whether C is not on the line AB, ये हमें पता ही नहीं है, या C is lying on the line। So there is not written anything about this, and it says the second one, it says कि there exists at least 3 points that are not on the same line। ठीक है, तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, पहले स्टेटमेंट से हमें ये पता लग रहा है कि कोई एक पॉइंट C है जो A और B को मिलाने वाली लाइन पर है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आ रहा है कि C जो है A और B को मिलाने वाली लाइन पर नहीं है, दैट मीन्स A C B आर नॉन कोलिनियर। तो ये अनडिफाइंड टर्म इसमें क्या है, अभी हमें एग्जैक्ट इसमें लिखा नहीं है पहले स्टेटमेंट में कि C जो है A और B के बीच में लाई कहां पर करता है, कि वो C A और B की लाइन पर ना हो। तो इन दोनों से हमें ये समझ में आता है। तो डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? तो देयर आर मेनी अनडिफाइंड टर्म्स। ओके, क्या अनडिफाइंड है? इट इज अनडिफाइंड the location of C, the exact location of point C। okay, first statement says what does the first statement say? First statement says कि that given 2 points AB, given 2 points A and B, there is a point lying on, there is a point C lying on line between them, but exactly the second statement it says that C is not lying in between them, तो दोनों स्टेटमेंट्स को इन बिटवीन A एंड B, अगर दोनों स्टेटमेंट्स को देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में ही जो है कंप्लीट नहीं कर रहे हैं इस पोस्टुलेट को। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ कहता है कि C जो है A और B के बीच में लाई होगा, और दूसरी तरफ कहता है कि C और B के बीच में लाई नहीं होता। तो एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ C एक्चुअली। सो दिस इज द मोस्ट अनडिफाइनिंग टर्म हियर। फिर ये पूछता है आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, तो लिखेंगे दीज पोस्टुलेट्स आर नॉट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि बेटा कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है कंसिस्टेंट नहीं है। व्हाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मीन्स इट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट the other statement। so these two statements are contradicting each other। एक तरफ कहता है कि C A और B के बीच में लाई करता है, दूसरी तरफ कहता है कि कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो एक लाइन पर नहीं है। तो ये बता रहा है सेकंड स्टेटमेंट की दैट C is not lying between A and B। इसका मतलब ये आ रहा है, कि C A और B के बीच में लाई कर रहा है। तो दोनों एक साथ अगर हम देखेंगे तो दोनों पोस्टुलेट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो कोई एग्जैक्ट डिसीजन इन दोनों स्टेटमेंट से नहीं आ रहा है, therefore these statements are not consistent। अच्छा, फिर डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट? क्या ऐसा यूक्लिड पोस्टुलेट में कहीं पर है आपके पास ऐसे टर्म्स, ऐसी डेफिनेशंस यूक्लिड पोस्टुलेट में? तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई भी यूक्लिड पोस्टुलेट में नहीं है। ठीक है, ऐसा पोस्टुलेट में कहीं तो है ही नहीं, है ना। तो लिखेंगे दीज postulates do not follow यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। यूक्लिड्स पोस्टुलेट में ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। हाँ, अगर लाइन की बात कर रहे हैं तो एक्सियम 5.1 अगर आपको ध्यान हो, व्हाट वाज एक्सियम 5.1?
Sir, given two distinct points, there is a unit landed on the group. बिल्कुल गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है ना, तो इसका मतलब क्या है, एक्सियम 5.5 इज बीइंग अप्लाइड इन दी स्टेटमेंट्स, इन गिवन स्टेटमेंट्स। तो ये तो जरूर बता रहा है, लेकिन कोई पोस्टुलेट इसमें मेंशन नहीं है। ओके, देन सी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या है, कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे। ठीक हो गया। और दूसरी चीज, अनडिफाइंड टर्म क्या है, अनडिफाइंड टर्म है हमारे पास लोकेशन ऑफ सी, सी की लोकेशन एग्जैक्ट पता ही नहीं चल रही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ए और बी के बीच में लाई करता है, तो हमने ये गेस कर लिया कि सी ए और बी को मिलाने वाली लाइन के बीच में लाई कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भाई ए और बी को मिलाने वाली लाइन है, तो ऐसे कोई 3 पॉइंट होने चाहिए जो एक लाइन पर नहीं है, विच आर नॉट कोलिनियर, तो सी जो है ए और बी के बाहर लाई कर रहा है। तो एग्जैक्ट हमें डेफिनेशन पता नहीं चल रही है, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसिस्टेंट। क्लियर टू एवरीवन बच्चों? Yes, sir. Okay, then let us see question number 4. What does question number 4 says? If a point C lies between two points A and B, lies between 2 points A and B such that what? Such that AC is equal to BC is given here. Then we have to prove that AC is a half of AB. Explain by drawing the figure. Explain by drawing the figure. Okay, this is what you have to say, right? तो क्या दिया हुआ है? Sir, screen is हाँ बेटा, स्क्रीन विजिबल सर है? आपकी आवाज पहले आ रही है, स्क्रीन में लिखा हुआ। हो सकता है ऐसा। सर फिगर पे अटक गई। अच्छा, एक बार रुकिए, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, फिर एक काम करता हूँ। ओके, एक बार उस स्क्रीन को मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ओके, अब देखना, आप बताना आप, ठीक है? ओके, अब ठीक है? Yes, sir. क्वेश्चन 4 लिखा हुआ दिख रहा है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. तो क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है, देयर आर टू लाइंस AC एंड BC, टू लाइंस AC एंड BC ऑफ इक्वल लेंथ। ये दो लाइंस हैं, इक्वल लेंथ की दी गई है। ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा कुछ गलत बनाने के, देखिए C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B सच दैट, कि C जो है A और B के बीच में लाई करता है इस तरह से, और AC जो है आपका BC के इक्वल है, AC लेंथ जो है BC के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको ये प्रूव करना है कि AC जो है AC AB का हाफ है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है प्रूव करना। गिवन AC इज इक्वल टू BC। ओके, अब आप क्या करिए, एड AC ऑन बोथ साइड्स, एड AC ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में अगर मैं AC ऐड कर दूं तो देखिए क्या होता है, AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। व्हाट इज देयर, इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स, ये तो है इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स, ये क्या था है
इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स क्या था, ये एक्सियम नंबर 2 था आपका। कौन सा था, एक्सियम 2 था। इफ यू ऐड इक्वल्स टू इक्वल्स दे आर अगेन इक्वल। Yes. तो इक्वल है एसी और बीसी में, इक्वल एसी ऐड कर दिया दोनों तरफ तो फिर भी इक्वल सी रहे वो। नाउ एसी प्लस एसी इज व्हाट, 2ac। फ्रॉम फिगर बीसी प्लस एसी इज नथिंग बट AB। फ्रॉम फिगर यू कैन फाइंड आउट कि AB इज BC plus AC. So from here you get AC is equal to half of AB. This is what we have to prove. Okay, so this is how we will solve the question. ठीक हो गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है प्रूव करना। आपको ये एक्सियम का यूज दिखाना था तो आपने एक्सियम का यूज दिखा दिया। ठीक हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। Yes, sir. Question number 5 is there. Yes, sir. Question number 5 is just related to question number 4 only. In question number 4, C is called midpoint of line AB. Is called midpoint of line AB. Okay. Prove that every line segment has one and only one midpoint. आपको ये prove करना है. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ठीक है, किसी भी लाइन का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। आपको इसको प्रूव करना है। हाउ शैल वी प्रूव दिस थिंग, है ना। आपने देखा था कि अगर एक लाइन है ए बी, ठीक है, अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी है, अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का। अब आपको ये प्रूव करना है कि हर लाइन सेगमेंट में केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, मान लेते हैं हम कह रहे हैं कि लेट देयर आर टू मिड पॉइंट्स। ओके, लेट देयर आर टू मिड पॉइंट्स ऑफ एनी लाइन, सपोज ए बी कह देते हैं, दैट इज सी एंड डी। मान लेते हैं कि हमारे पास दो मिड पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन ए बी को, एक लाइन सेगमेंट ए बी के दो मिड पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं हम। तो ए बी के दो मिड पॉइंट हम मान लेते हैं कि सपोज सी भी है और डी भी है, इसके मिड पॉइंट्स हैं। सपोज वी डू लाइक दिस, तो दैट मीन्स व्हाट, सो व्हाट वी कैन से AC will be equal to BC, similarly AD will be equal to BD। ये तो होगा मिड पॉइंट का मतलब, है ना, दैट इज हाफ ऑफ AB, और AD भी दैट इज हाफ ऑफ AB। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आप देखेंगे राइट हैंड साइड तो इक्वल है, राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट डू वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप हमें देख सकते हैं कि हमें मिला AC इज इक्वल टू AD। हमें मिला AC इज इक्वल टू AD बिकॉज इफ राइट हैंड साइड्स आर इक्वल देन द लेफ्ट हैंड साइड शुड आल्सो बी इक्वल। तो AC इज इक्वल टू AD आ गया। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। Yes, sir. ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज C lies on, because C lies on AD एक्चुअली। अगर कोई पॉइंट AD पर लाई कर रहा है तो AC किस तरह से AC AD के बराबर हो जाएगा। क्लियरली यहां से समझ में आ रहा है कि AC AD से छोटा हो जाएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर AC को टू AD बता रहा है और यहां से ये मिला हमें कि एग्जैक्टली AC AD से छोटा होना चाहिए, बिकॉज C जो है AD पर लाई कर रहा है, ए और डी को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है सी, तो क्लियरली AC AD से छोटा है। तो आप क्या कहेंगे, सो अवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। क्या कॉन्ट्राडिक्शन थी, अवर
assumption is wrong. What was our assumption? हमारी assumption क्या थी कि एक लाइन सेगमेंट के दो मिड पॉइंट्स होते हैं, है ना? And contradicts, what does it contradict? It contradicts that a line segment has two midpoints. ओके, तो हम ये कह देंगे कि ये रॉन्ग है, इसको लिखने की जरूरत ही क्या है? तो हमारा एजम्पशन कहां पर रॉन्ग है? हमारा एजम्पशन यहीं पे रॉन्ग हो गया ना कि दो मिड पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप लिखेंगे सो अ लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली मिड पॉइंट, हैज वन एंड ओनली मिड पॉइंट। ठीक हो गया? तो इस तरह से हमने कर लिया इसको, है ना? जाहिर सी बात है कि ऐसा होगा, है ना? अगर हम दो मिड पॉइंट कहेंगे तो AC AB का हाफ होगा, इसी तरह से AD भी AB का हाफ होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि our assumption is wrong कि that a line has two midpoints, okay? बिकॉज ये उसको वेरीफाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर दो बातें आ जा रही हैं। अगर AC AD की इक्वल हो जाएगा, C तो AD पर लाई कर रहा है, तो क्लियरली AC AD से छोटा होना चाहिए, और ये बता रहा है कि ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये एजम्पशन हमारी रॉन्ग हो गई। इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन बेटा? Yes, sir. तो इस तरह से प्रूव करना। हाँ, यस यस, आर यू सेइंग समथिंग? Are you saying something? Okay. Then in figure, I will draw the figure later on. If AC is equal to BD, in figure, if AC is equal to BD, then prove that what have to be proved, AB is equal to CD. Let me draw the figure. The figure is as such. There is one line segment AD. There is one line segment AD, and 2 points are there lying on that line, B and C. ठीक है? What is given to us? It is given AC is equal to BD. AC is equal to BD दिया हुआ है आपको. What is given? This AC and this BD, they both are equal. This is given to us. Okay? अगर आपको ध्यान से देखें, अगर आप ये वाला जो पोर्शन है BC, ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना? AC जो है, आप देखिए खुद, AC जो है उसमें AB प्लस BC है, इसी तरह से BD में क्या है? CD प्लस BC है, तो दिस BC portion is common as we can see from the figure also. So what we do? Subtract BC from both sides. अगर हम BC को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करें, equals subtracted from equals still remain equal. आप यहाँ पे लिख देंगे equals subtracted from equals, equals subtracted from equals are again equals only. Equals subtracted from equals are again equal. The statement says in this way. Axiom 3 it was. This was axiom 3. Okay. So AC minus BC from figure, what do we get? AC minus BC, we are left with AB. BD minus BC, you can see the figure. BD minus BC, what is left with us? Yes. This is total BD. Out of this BD, this BC is reduced or subtracted. How much is left?
Clear to everyone? Is it clear to everyone? Are you getting my voice? Are you getting my voice? Sir, स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखा बेटा आप लोगों को? I'm not getting any voice. Yes or no, say anyone. अविरल वॉइस क्लियर आया? ठीक है, डिले तो नहीं हो रहा है लिखा हुआ? सर वो डिले हो रहा है। अच्छा, नेटवर्क का इश्यू डिले हो है, नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा बेटा। अब पूरा लिखा हुआ दिख गया आप लोगों को? तो मैं इस सॉल्यूशन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर AC माइनस BC इक्वल टू BD माइनस BC तक के देख लें, है ना? AC माइनस BC, दोनों तरफ BC सब्ट्रैक्ट कर दिया तो AC माइनस BC फ्रॉम फिगर व्हाट इज लेफ्ट विद AB, और BD में से BC सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट इज लेफ्ट विद CD। तो फ्रॉम देयर वी गेट AB इज इक्वल टू CD। ओके, यहाँ इक्वल सब्ट्रैक्ट किया। अब आप खुद देखिए इस फिगर में, देखिए ये BC वाला जो पोर्शन है जो मैंने सर्कल कर रखा है, ये कॉमन है लाइन सेगमेंट AC में भी BD में भी, तो उसी को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आई एम लेफ्ट विद AB एंड CD, रिलेशन ऑफ AB एंड CD, दैट इज दे आर इक्वल। ठीक है, ओके। यस सर। I think some problem may be there sometimes because of internet connectivity. Sometimes connectivity goes in between, फिर वो buffering करने लगता है। Between that buffering what happens कि वो screen delay होने लग जाता है उस buffering की वजह से। Then all of a sudden again the networks connects and again it starts coming. This is the problem because of the delay is because of that only. That's why I am writing slowly. अगर मैं slow लिखूंगा तो डिले वाली प्रॉब्लम हट जाएगी। Now you see, is it delaying again? Why is axiom 5? यस सर। List of Euclid's axioms. Considered word लिखा दिखाई दिया आपको? यस सर, Okay. कंसीडर। यस सर। Universal truth. Okay. Why is axiom 5 is considered as a universal truth? Remember, ये axiom 5 की बात कर रहा है, postulate की बात नहीं कर रहा है बच्चों। Axiom 5 क्या थी? What was axiom number 5? Axiom 5 was axiom 5? The whole is greater than the The part. whole is greater than the part. Is greater than the part. So why is it taken as universal truth? Because आप लिख देंगे it is true because it is a universal truth. It is a universal truth as it is applicable for every thing in universe or our daily life। आप इसमें एक एग्जांपल दे दीजिए कि that a piece of cake, for example, a piece of cake is bigger, is smaller than the whole cake, हाँ, सब जगह ट्रू ही होगा, वो तो नेचुरल सी बात है। अगर मैंने एक केक के 4 इक्वल पार्ट कर दिए तो 1/4 पार्ट जो है वो छोटा होगा पूरे केक से। दिस इज 1 केक। ओके, तो a piece of cake is smaller than the whole cake, that means the whole cake is greater than the piece of cake. So this is what is there। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं प्रूव करने जैसा। ये हमारे पास हमेशा ऐसा ही होता है कि जो कंप्लीट चीज है
वो जो है उसके पार्ट से छोटी ही होगी। जैसे मेरी एक फिंगर पूरी बॉडी से छोटी होगी ना, माई होल बॉडी इज बिगर देन माई वन फिंगर, इजंट इट? वन फिंगर इज ए पार्ट ऑफ माई होल बॉडी, है ना? सो होल, तो ऐसे बहुत सारे Yes, sir. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। ठीक हो गया? One more thing I want to tell you Yes, sir. that periodic written test 1 will be of 40 marks only. Instead of 50, it will be of 40 marks now. Okay, some pattern has changed by CBSE because Sir, it will be online or offline? it may be online. According to the current situations, it will be online only. Okay, equivalent versions of Yes, sir. it may be, it will be most probably on Microsoft Form, not Google Form now. Most probably it will be on Microsoft Form. Instead of Google Form, it will be now Microsoft Form. Okay. Sir, what about my login ID? As soon as it comes from the RO, we will inform you. Okay. As soon as it Yes, sir. comes, we will convey it to you. Okay. So, equivalent versions of Euclid's fifth postulate. Okay. There was one mathematician of Scotland named as John Playfair. John Playfair was one mathematician from Scotland. He gave one version of his own equivalent to Euclid's fifth postulate and named as Playfair's axiom. उसको नाम दिया उन्होंने अपने ही नाम से, प्लेफेयर्स एक्सियम कहा उसको। प्लेफेयर एक्सियम जो है इसका इक्विवेलेंट वर्जन है फिफ्थ पोस्टुलेट का। एक बार फिर से रिपीट करें, व्हाट इज द फिफ्थ पोस्टुलेट? फिफ्थ पोस्टुलेट इट सेज इफ एनी स्ट्रेट लाइन falls on two straight lines in such a way that the sum of interior angles on the same side of transversal is less than, suppose it is 1 and 2, if suppose angle 1 and angle 2, the interior angles on same side of transversal is equal to two right angles, that is 180 degree, is less than 180 degree, then the lines will intersect at on that side where this sum is lesser than 180 degree. तो ये एक्सियम थी, ये पोस्टुलेट थी आपकी, फिफ्थ पोस्टुलेट थी आपकी यूक्लिड की। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब अगर ये जो सम है इंटीरियर एंगल्स का सम अगर ये 180 डिग्री के इक्वल होता तो ये दोनों लाइंस जो है कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो इसी का इक्विवेलेंट वर्जन जो है ये पैरेलल लाइंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, फ्रॉम दैट फिफ्थ पोस्टुलेट वी कैन फाइंड आउट दिस इन्फरेंस कि अगर ये सम जो है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस ट्रांसवर्सल अगर ये 180 डिग्री के इक्वल होगा तो डेफिनेटली दूसरी तरफ भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो ये दोनों कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, ये पैरेलल लाइंस होंगी। In other words, there may be one point P lying on this apart from this line that the line passing through it is parallel to it. तो ये प्लेफेयर एक्सियम क्या कहता है देखते हैं। ये कहता है for every line L and for every point P, for every line L and for every point P not lying on it, कंडीशन ये है कि P जो है L पर लाइन नहीं करता है। एग्जैक्ट ये प्लेफेयर के एक्सियम्स हैं कि for every line L and every point P not lying on it, there exists a unique line, there exists a unique line, suppose M passing through P and parallel to L यही बात अभी मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पर, इसमें भी
देखिए क्या कहने का मतलब है, सपोज एक लाइन, ये क्या कह रहा है, there is one line L, okay, and there is one line L, okay, and there is one point P outside this line, this one. So it says that there is one unique line M to it which passes through P and parallel to L. Out of the various out of the various intersecting lines, कि कुछ लाइनें ऐसे होंगी, okay, तो all these lines you can see they are intersecting. Why? Because बाकी सारी लाइनें इंटरसेक्टिंग क्यों है? बिकॉज जब हम ट्रांसवर्सल बनाते हैं, जब हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो इंटीरियर एंगल्स, उस ट्रांसवर्सल के एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम लेसर हो जाता है 180 से, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे ये भी इंटरसेक्ट इस तरफ करेगी, इस तरफ ये सम 180 डिग्री से लेस है, तो ये वाली लाइन एल को इंटरसेक्ट करेगी। तो हम देख पा रहे हैं कि केवल और केवल एक ही लाइन ऐसी होगी एम कि जो पैरेलल होगी एल की। इसका मतलब क्या है, एक दी गई लाइन के लिए केवल एक और एक ओनली एंड ओनली वन पॉइंट पी से जाने वाली एक ही लाइन ऐसी होगी जो इस एल के पैरेलल होगी। ठीक हो गया? अकॉर्डिंग टू दिस फिगर एक चीज और समझ में आती है कि दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग मीन्स दो अलग अलग या फिक्स्ड जो है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस cannot be parallel to the same line, cannot be parallel to the same line. दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। इससे ये समझ में आ रहा है, जैसे ये वाली लाइन है, सपोज इस लाइन को मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ए और बी, ठीक है, किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं होंगी। सपोज ये टू इंटरसेक्टिंग लाइन, सपोज ए एंड बी। सपोज मैंने कहा कि लाइन ए जो है इस लाइन y के पैरेलल है, सपोज a इज पैरेलल टू y, लेकिन b इज नॉट पैरेलल टू y, लेकिन b पैरेलल नहीं होगी y के, ठीक है। a इज नॉट पैरेलल टू b मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, a इज पैरेलल टू y, तो b भी y के पैरेलल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी एक हमें इन्फ्रेंस आता है। The important point what we get from here is that कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए एक पैरेलल लाइन नहीं हो सकती है। Please put off your mic. Somebody's mic is disturbing. Okay. So very good facility we have in Microsoft Teams that I can mute everyone from my side. So now everyone is mute. Okay. Anyone want to say anything? Unmute yourselves. Sir, your mic is muted. My mic also is muted. Sir. Wait. Now voice is coming. Yes? Yes, sir. Okay. Then how, question number 1 of 5.2. How would you rewrite दोबारा से लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट जिसकी स्टेटमेंट बहुत लंबी थी, हम उसको अपने लैंग्वेज में कैसे रिराइट कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है so as to understand easier, ताकि हम आसानी से उसको समझ सकें। अंडरस्टैंड इजियर। फिफ्थ पोस्टुलेट को आप किस तरह से रिराइट कर सकते हैं? ओके, what was the fifth postulate? It says if there are two lines in such a way, if a line is falling on two lines, suppose A and B,
190 is falling on lines A and B, and the sum of angles on one side of this line is lesser than two right angles. Okay, ऐसे तो था डेफिनेशन पोस्टुलेट का, ऐसे था, है ना? Okay, then the two straight angles, then the two straight lines AB when produced indefinitely will meet on that side on which the sum is lesser than two right angles. ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट था. इसको आप सिंपल लैंग्वेज में या इसको किस तरह से आप लिख सकते हैं उसको आप वैलिडेट करिए. ओके, अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, कैसे बताऊं? अगर दो लाइन है हमारे पास ए और बी, ठीक है, और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, उनको एक ट्रांसवर्सल की कट कर रही है. अगर मैं कहूं कि इनको 1 2 एंगल 1 और 2 एक तरफ के ट्रांसवर्सल के एंगल्स और एंगल 3 और 4 ये हो गए. अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, देन क्लियरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर sum of interior angles on same side of transversal is 180 degree, then on the other side of transversal also the sum of the interior angles will be 180 degree. So we can say that line A will be parallel to B. Line A will be parallel to B. This is what you will say. तो इसको जो है आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए. इसी बात को पैरेलल लाइंस को ही हम कह देते हैं. ठीक है, स्क्रीन इज विजिबल. Yes, sir. So you have to write this in your words. So you will say, if a straight line falls on two straight lines, then sum of interior angles on same side of it, it means this one. The sum of interior angles on other side will also be also. अच्छा, मैंने एक चीज लिखना भूल गया ना. The sum of interior angles on same side of it is 180 degree. देखिए, then the sum of interior angles on the other side will also be 180 degree. So given two lines will be parallel. ठीक हो गया. तो हमने रिराइट कर दिया पैरेलल लाइंस के लिए. ठीक है, वहां पर जो डेफिनेशन बता रहा है फिफ्थ पोस्टुलेट की, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट डेफिनेशन में जो है कहीं पर भी वर्ड मेंशन नहीं कर रहा है पैरेलल लाइंस. ओके, कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऑल्दो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में ही जानकारी दे रहा है कि अगर दो लाइंस हैं इस तरह से, उनमें एक ट्रांसवर्सल है, तो वो दोनों लाइन उस तरफ को जाके मीट करेंगी. अगर इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री होगा, तो वो दोनों लाइंस उसी तरफ मिलेंगी जिस तरफ ये सम जो है 180 डिग्री से लेस है. तो एक तरह से वो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में ही जानकारी बता रहा है. तो हमने कहा कि अगर ये एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. ठीक हो गया. तो ये हमने रिराइट कर दिया इसको.